Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit states of matter। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। और वेपर प्रेशर क्या होता है? एक तरह का प्रेशर होता है जो वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। और जो वेपर प्रेशर का फिनोमेना है उसके अंदर एक टर्म आई थी जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जो इवेपोरेशन है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर एक लिक्विड के वेपर्स बन जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर। जैसे हम देखते हैं कि जो वाटर है वो किसके टेम्परेचर पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि गर्मियों के अंदर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनसे, रिवर से लगातार जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो वेपर्स के अंदर कन्वर्जन होता है वाटर का, ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के ऊपर होता है और इसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जो इवेपोरेशन है इसकी एक वेरी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग की जाती है। देखो कूलिंग किस तरह से की जाती है। जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, मोर होती है, वो लिक्विड को छोड़ देते हैं और जिसके कारण जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है रिमेनिंग लिक्विड की वो डिक्रीज हो जाती है और जिसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है। देखो इसे हम डेली लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों के अंदर लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर पानी छिड़कते हैं। तो ये पानी क्यों छिड़कते हैं? ताकि वहाँ पर कूलिंग हो जाए। देखो कूलिंग किस तरह से होती है। जब पानी छिड़का जाता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो छत से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। और इस तरह से जब छत से एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो छत की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसी के कारण क्या होता है, कूलिंग होती है। अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो दो यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में और दूसरा है टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में। अलग अलग तरह के जो लिक्विड्स होते हैं उनकी नेचर अलग अलग होती है और उसी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वेपर्स बनेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और वो वीक है। अगर वीक है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ईजिली से ब्रेक हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल है वो ईजिली से लिक्विड को छोड़ देंगे और वेपर फेज के अंदर चले जाएंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे हम कुछ लिक्विड्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एसीटोन, बेंजीन और वाटर है। तो एसीटोन और बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो वाटर से ज़्यादा होता है, हायर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एसीटोन और बेंजीन है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर हम फोर्स की बात करें कि किस तरह का फोर्स होगा, तो जो एसीटोन और बेंजीन है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स होता है, वेरी वीक फोर्स होता है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाइंड करती है और मॉलिक्यूल को वेपर फेज के अंदर नहीं जाने देती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एसीटोन और बेंजीन का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होगा एक ही टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो वेपर प्रेशर वेरी करेगा।
अब हम सेकंड यहाँ पर फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने एक वेसल ले लिया और उसके अंदर वाटर डाल लिया और उस वाटर को हमने रख दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने दूसरा वेसल लिया और उसके अंदर फिर वाटर डाल लिया, उस वाटर को हमने रखा 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमने तीसरा वेसल ले लिया और तीसरे वेसल के अंदर फिर हमने वाटर डाल लिया, उस वाटर को हमने रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस वेसल के अंदर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे? तो हम यहाँ पर सिंपली से सीधा देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेसल रखा हुआ है उसके अंदर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ पर वेपर फेज के अंदर जाएंगे और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और इसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिलेटेड है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बेस पर ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। और अगर हम इस ग्राफ से देखें तो केवल वही मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर फेज के अंदर जाएंगे जिनकी एनर्जी जो यहाँ पर ई है उससे ज़्यादा हो जाएगी। ई है वो एनर्जी है जिस पर मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर चले जाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है ई एनर्जी से, वो इंक्रीज हो जाएंगे। देखो हमने यहाँ पर दो कर्व्स ड्रॉ की हुई है और ये जो दोनों कर्व हैं ये अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉ की गई है। जो T2 है वो ग्रेटर है T1 से। जब हमने यहाँ पर T1 टेम्परेचर के ऊपर कर्व ड्रॉ की तब यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो इतने आए। यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर T2 हो गया। इसका मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो वेपर फेज के अंदर जाएंगे वो यहाँ पर डबल हो गए, वो यहाँ पर इंक्रीज हो गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। अगर हम सिंपली से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को एक अलग तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, दूसरा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। दूसरा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर हम एक बार लेते हैं।
तो इसको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है। तो नॉर्मल और जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है उनके अंदर अलग अलग यूनिट ली गई हैं प्रेशर की। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में उसे एटमॉस्फेयर के अंदर लेंगे और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसे हम बार के अंदर लेंगे। जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक बार है वो स्लाइटली लेस होता है एक एटमॉस्फेयर से। और हम कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? 1.01325 बार के बराबर है। थैंक यू।